तो देखो दोस्तों, हमारा जो आपका टॉपिक चल रहा था आपका मेटल, और मेटल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल में हमने एक क्लास आपके खत्म कर ली है, जिसमें हमने आपको देखा था कि आपके धातु आपके कहाँ से प्राप्त की जाती हैं और किस प्रकार से आपके प्राप्त की जाती हैं। भाई आपके मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें टोटल आपके 118 तत्व होते हैं, जिनमें से आपके 91 आपके मेटल और आपके 27 क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल होते हैं। तो इनके बारे में हमने देख लिया था। फिर हमने आपका देखा था दोस्तों आपका क्या, कि भाई हमें तो पढ़ना तो आपके धातुओं के बारे में है। भाई ज्यादातर हम जो वर्क करते हैं आपके, वो किस पे करते हैं, आपका धातुओं पे किया जाता है। और जो धातु होती हैं आपकी, धातुओं की अगर हम बात करें तो धातु जो होती है मेटल, वो आपके दो प्रकार की होती हैं। भाई ये हम सारी चीजें आपके कवर कर चुके हैं। एक तो आपके कौन सी होती हैं, आपके फेरस मेटल अर्थात आपके लौह धातु होती हैं, ठीक है। और दूसरी आपके कौन सी होती हैं, आपकी नॉन फेरस होती हैं, जो आपके अलोह धातु होती हैं, अर्थात जिनमें आपका लोहा पाया जाता है वो आपकी लौह धातु, और जिनमें आपका लोहा नहीं पाया जाता वो आपके अलोह धातु होती है। ठीक है। अब मैंने आपको बता भी दिया था कि आपके लौह धातु केवल आपके लोहा और स्टील होंगे, इसके अलावा कोई भी लौह धातु नहीं है। ठीक है, लोहा और स्टील के अलावा कोई भी आपके लौह धातु नहीं है। अगर इनके अलावा कोई और है तो वो सब क्या है, आपकी अलोह धातु। वो हो सकता है कि आपने किसी धातु के अंदर, आपने जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में आपने स्टील बना दिया तो क्रोमियम स्टील बन गया। अब अगर आप लोहा किसी धातु में मिला रहे हो तो वो आपके क्या होगी, आपकी लौह धातु हो जाएगी। वो मिश्र धातुओं के अंतर्गत आती हैं तो वो लौह धातु होंगी, क्योंकि लोहा आप मिला ही रहे हो, आप उसमें स्टील मिला रहे हो, चाहे आप लोहा मिला रहे हो, तो वो तो आपका काम करेगा। अब हमें आपके लौह धातुओं के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि धातु आपके कहाँ से प्राप्त होती हैं, आपके अयस्क से। और अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपके खनिज से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपके खनिज से। और खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपके खानों से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपके खानों से। यही तो सीरीज रहती है आपकी। अब आप ये कह सकते हो कि सभी अयस्क क्या हो सकते हैं, आपके खनिज हो सकते हैं। भाई सभी अयस्क जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, आपके खनिज हो सकते हैं। क्या आपके सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सभी जो अयस्क होते हैं वो आपके क्या होंगे दोस्तों, आपका खनिज होंगे। ठीक है, सभी अयस्क आपके खनिज होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके सभी खनिज क्या नहीं हो सकते, आपके अयस्क नहीं हो सकते। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसीलिए आपके संज्ञान में रखना आपका इसका बहुत जरूरी है। सभी खनिज आपके क्या नहीं होते, आपके अयस्क आपके नहीं होते हैं। ठीक है, अयस्क आपके नहीं होते हैं। बात क्लियर आपके यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें लौह धातुओं के बारे में पढ़ना है। तो लौह धातुओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें आपके लौह अयस्क के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है ना भाई। तभी तो अपन धातु प्राप्त करेंगे आपके, जब लौह अयस्क आपको पता होगा कि कौन कौन से आपके लौह अयस्क होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोहा और स्टील को प्राप्त करने से पहले पहले हम देखेंगे कि आपका लोहा अयस्क जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। इनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सभी प्रकार की धातु आपके, चाहे पारा है, चाहे आपके एल्यूमिनियम है, चाहे आपका चांदी है, ठीक है, चाहे आपका लोहा है, चाहे आपका तांबा है, ये सभी आपके धातु ही तो होती हैं आपकी। डायरेक्ट तो आपके निकलती नहीं है कि भाई आपने खोदा 1 किलोमीटर गड्ढा और वहां से सोना निकल गया, चांदी निकल गई और आपका पारा निकल गया। ऐसे तो होता नहीं है। इसमें जब जमीन के अंदर है तो आपके और भी तत्व आपके उनके साथ मिले रहते हैं। धातु प्लस उसके साथ में जो चीज मिली हुई है उसका जो मिश्रित रूप होता है उसी को आपका क्या कहा जाता है, आपका अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपका अयस्क कहा जाता है। अयस्क कुछ नहीं होता, धातु होती है उसमें और कुछ आपके जो एक्स्ट्रा चीजें मिली रहती हैं उनका जो मिश्रण होता है उनको हम अशुद्धियां कह देते हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके आपके क्या प्राप्त कर ली जाती है, आपके धातु प्राप्त कर ली जाती है ना। तो ये चीज थी आपकी। यहाँ से अगर हम बात करें आपके, तो धातु जो होती है वो आपके अयस्क से प्राप्त की जाती है। और जो आपका अयस्क होता है वो आपके धातु प्लस क्या होती है, आपकी अशुद्धि होती है। यहाँ से हम अशुद्धियों को दूर करेंगे किसी ना किसी माध्यम से, और आपका क्या करेंगे अपन, धातु का आपका निष्कर्षण आपका किया जाएगा। तो पहले तो हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की चीजों पर आपका बात करेंगे। फिर करते हैं आगे चर्चा। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में हम बात कर लेते हैं आपके लौह अयस्क की। आयरन जो ओर होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए लौह अयस्क की बात करते हैं। कल भी मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था, आज भी आप पूरा देख लो एक बार, जिससे आपके समझ में आ जाए। नहीं, समझ में आना ज़्यादा जरूरी है, पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, भया न पंडित कोय, और ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित, है ना। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझने वाली बात है। अगर आप सारी चीजें समझ जाओगे तो सारा काम हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपके आयरन ओर के बारे में बात करते हैं। आयरन ओर आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में सबसे पहले जो आपका आयरन ओर था उसका नाम हमने रखा आपका कौन सा, हेमेटाइट। कौन सा रखा आपका, हेमेटाइट। अब जो ये हेमेटाइट आपका अयस्क था,
इसके अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका Fe2O3। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी मिली होती है और आपका फेरस मतलब लोहा भी होता है। इन दोनों के मिश्रण से आपका क्या तैयार हो जाता है, आपका हेमेटाइट। एक अयस्क फिर हमने बनाया आपका, वो कौन सा था आपका, आपका बना दिया दोस्तों हमने आपका लिमोनाइट। कौन सा अयस्क बना दिया आपका, लिमोनाइट। इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका Fe2O3 प्लस आपका इसमें क्या मिला दिया जाता है, आपका जल मिला दिया जाता है। H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर आपके जल का निर्माण करती है। तो इसमें आपके कुछ आपके जल के तत्व भी आपके मिले हुए होते हैं, कण मिले हुए होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका दोस्तों आपका सिडेराइट। कौन सा होता है आपका, सिडेराइट होता है। और इसके बाद में हमने एक और अयस्क लिया जिसका नाम हमने रख दिया आपका मैग्नेटाइट। कौन सा रख दिया आपका, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसके बाद में हमने एक और लिया आपका, और एक रख दिया हमने इसका नाम आपका पायराइट। और एक हमने रख दिया आपका कौन सा, क्लेस्टोन। कौन सा रख दिया आपका, क्लेस्टोन। अब बात ये आ रही है कि भाई जमीन में ऐसे मान के चलो, ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका रानीगंज हो गया। देखिए सबसे ज्यादा जो आपके लोहे की जो हमारे यहाँ भारत में खान है वो आपके इधर ही है, आपके छत्तीसगढ़, बिहार, रानीगंज, झरिया, इधर की साइड में आपका सबसे ज्यादा मिलता है लोहा। ठीक है, और अगर उच्च क्वालिटी के लोहे की बात करें तो कनाडा और अमेरिका इस साइड में आपका सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी का आपका मिलता है। तो देखिए हमारे पास में अब हम अब ये कहेंगे कि साहब लोहा जिससे प्राप्त हो रहा है उसको हम हेमेटाइट ही कह देते हैं। जैसे अपन को एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से हो जाता है आपका, तो कहीं से भी एल्युमिनियम प्राप्त हो रहा है तो उसको बॉक्साइट ही नाम दे देते हैं अपन। ऐसे ही अपन पारा कहीं से निकल रहा है तो उसका अपन अयस्क का नाम सिनेबार ही देते हैं। लेकिन लोहे के आपके इतने सारे नाम क्यों रख दिए हमने, इतने अयस्क के नाम क्यों रखे, जिससे लोहा प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हेमेटाइट कह दिया जाता। इतने सारे आपके नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हम आपके बात करते हैं। तो देखिए आपके हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है आपका, भाई मान के चलो आपके राजस्थान में आपने खुदाई की और 100 किलो का आपने पिंड निकाला। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने कितने का निकाला, आपका 100 केजी का, और यहाँ पर भी कितना निकाला 100 केजी का, यहाँ पर भी 100 केजी का, और यहाँ पर भी कितना आपका 100 केजी का आपका पिंड बाहर निकाला। क्या जरूरी है कि इसमें आपके 70% आपके लोहा इसमें निकला हो, जरूरी थोड़ी है 70 ही यहाँ निकले इसमें से। हो सकता है यहाँ पर 60% निकला हो, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 65%, यहाँ पर 78%। हर जगह अलग अलग मात्रा निकल सकती है या नहीं निकल सकती है आपकी। हर खान में आपके 100 किलो के पिंड में आपका जो मात्रा देखी जा रही है वो आपके अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से हमारे पास में आपका अलवर हो गया, मान के चलो एक उदाहरण की तरह, यहाँ तो है ही नहीं खाने पर अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं। आपका क्या हो गया, झालावाड़ हो गया, आपका भीलवाड़ा हो गया, आपका उदयपुर हो गया, आपका जोधपुर हो गया। तो हम ये तो कह सकते हैं कि आपका भाई अलवर में भी खोदा हमने, और आपके यहाँ भी खोदा बिहार में, यहाँ भी आपके 100 किलो में 65 निकल के आ रहा है, यहाँ भी 65 निकल के आ रहा है, और यहाँ देखा तो यहाँ भी 100 किलो में से कितना आ रहा है आपका 65। मतलब एक आपके क्वांटिटी जो है वो आपके एग्जैक्ट मात्रा में मिल रही है। तो पर्टिकुलर 65 वाले को हमने आपका एक अलग नाम दे दिया है ना। ऐसे ही हमने देखा आपका कि भाई किसी में आपके केरल में 60 मिल रहा था, उदयपुर में भी 60 था आपका, और जोधपुर में भी आपका 60 निकल रहा था। तो इनकी जो एक आपके मात्रा रेंज जो निकल रही थी इसको एक अलग श्रेणी में रख दिया हमने, क्योंकि एक पर्टिकुलर मात्रा निकल रही थी उसके हिसाब से हमने इनको क्या कर दिया आपका अलग अलग आपके नाम दे दिए कि भाई जिसमें 70% होगा उसको हेमेटाइट कहेंगे, जिसमें 78% होगा उसको मैग्नेटाइट कहेंगे, जिसमें 60% होगा उसको लिमोनाइट कहेंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया आपके इनके सबके अलग अलग क्या कर दिया आपके दोस्तों आपके नाम रख दिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, समझते चलो एक एक चीज को, बहुत काम आने वाली चीज है। बिना धातु के आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके इंजीनियरिंग का आधार है ना। बिना धातु के तो आपके रेल के डिब्बे भी नहीं बना सकते हो आप। आजकल सारे काम जो हैं वो धातुओं से ही तो किए जाते हैं, धातु ना होती तो फिर क्या होता तुम्हारा, कुछ नहीं होता। इसीलिए धातुओं के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, और उसके लिए आज हम उपस्थित हैं आपके सामने, पूरे ज्ञान पूरे समर्पण भाव से हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, नहीं तो चलिए देखिए हेमेटाइट जो होता है दोस्तों इसको हमने दो भागों में बांटा। एक आपका रेड हेमेटाइट रख दिया, और एक का नाम रख दिया हमने आपका कौन सा, ब्राउन हेमेटाइट। कौन सा रख दिया आपका, रेड हेमेटाइट, और एक ब्राउन हेमेटाइट। क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो हमने रेंज रखी, देखिए आपके जिसमें एग्जैक्ट 70% आपका क्या मिल रहा था आपका लोहा, तो उसका कलर तो हमारा रेड आ रहा था। जिसमें 70% लोहे की मात्रा निकल रही थी उसका कलर कैसा आ रहा था आपका रेड। और जिसमें आपका 70 से नीचे और 50 से ऊपर, 50 से 70 के बीच में जो रेंज थी उसका कलर कैसा निकल के आ रहा था अपना ब्राउन निकल के आ रहा था। तो इसको हमने दो श्रेणी में आपका रख दिया।
अब इसमें एक भी कंडीशन हमने ये देखी कि 60% की जो मात्रा थी, जैसे 50 वाला बहुत कम मिल रहा था, 70 वाला भी ज्यादा मिल रहा था, तो वो रेड हेमेटाइट हो गई। लेकिन 60 वाला मतलब हमने जोधपुर भी खुदाई की, आपके अलवर में की, राजस्थान में की, आपके यूपी में की, आपके बिहार में की, तो वहां हमने देखा कि 100 किलो के पिंड में 60 किलो आपका ज्यादा आ रहा है, 60 किलो मेटेरियल आपका ज्यादा निकल रहा है बार बार। तो हमने क्या सोचा कि भाई 60 किलो वाले को अलग ही रख देते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा हर बार ज्यादा आ रही है। तो इसमें से निकाल के हमने आपके क्या बना दिया, आपका लिमोनाइट आपका तैयार कर दिया, जिसमें आपके लोहे की जो मात्रा है वो आपकी कितनी होती है दोस्तों, आपका 60%। अब आप इसमें इसके उपनाम भी हो सकते हैं, जैसे इसके उपनाम रखें, भाई लाल था तो लाल रख दिया, काला होता तो काला रख देते, कल्लू दादा रख देते, कुछ भी रख सकते हैं ना, है ना। तो इसी प्रकार से भूरा है तो भूरा, है ना, ब्राउन रख दिया हमने। लिमोनाइट की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये है तो इसी का भाई, है ना, दूसरा, लेकिन इसमें आपके क्या ऐड हो गया, आपका जल ऐड हो गया। इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपके जल युक्त आपका लोहा किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके जल युक्त लोहा आपका किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका लिमोनाइट को आपका जल युक्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके जल के कण आपके पाए जाते हैं। दूसरे अगर हम बात करें आपके जल के अलावा, आपके क्या होता है, जल में उगने वाले पादप जो होते हैं उनको आपका हाइड्रा भी कहा जाता है, हाइड्राफाइट बोलते हैं या नहीं बोलते अपन। तो इसीलिए जल से आपका हमें याद आया कि इसको हम हाइड्रा भी बोल सकते हैं। और आपका निकला किस में से, आपका हेमेटाइट में से, तो इसी से रिलेटेड इसका नाम रख दिया। नहीं भाई, बंसीलाल का कोई लड़का होगा तो उसका बंसीराम नाम रख देंगे, बंसीलाल हो गया है, उससे मिलता जुलता ही तो रखेंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें आपका नाम रख दिया हमने, आपका इसका एक और उपनाम हो गया आपका हाइड्रा हेमेटाइट, आपका नाम रख दिया। ठीक है, सिडेराइट क्या होता है, इसमें आपकी जो मात्रा होती है दोस्तों वो आपके 40 से लेकर आपके 48% तक आपका क्या पाया जाता है, आपका लोहा पाया जाता है। और इसका नाम ये मध्यम प्रकार का खनिज हो गया, इसीलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं, आपका स्फेटिक खनिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आपका स्फेटिक खनिज के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में हमने देखा आपका 72 से लेकर आपके कितने तक, आपका 78% तक आपका लोहा पाया जाता है। अब वही बात आ गई कि इसमें शुद्धता सबसे ज्यादा है, भाई सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा दिख रही है आपको। इधर अगर हम पायराइट की बात करें तो इसमें आपका 40% से क्या होता है, आपका कम होता है। जिसमें 40% से कम होता है वो पायराइट होता है, और जिसमें एग्जैक्ट 40 होता है, ना ऊपर ना आपका नीचे, कितना होगा आपका 40। ठीक है, तो जब 40 होगा तो पायराइट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 40% से कम होता है। भाई 40 होता फिर भी हम मान लेते, नहीं भाई, जैसे कि आप देखो ग्रेस लगने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 23 नंबर तो चाहिए। अब नंबर आपके 22 रह गए, अब ग्रेस तो लगनी ना वो, या फेल हो गए आप उस सब्जेक्ट में, लेकिन आपको मैं तो पास होऊंगा रेगुलेशन का फॉर्म लगा के। तो वही वाली हरकत ये कर रहा है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका हेमेटाइट की अगर हम बात करें आपके, तो देखिए मैग्नेटाइट, अब देखिए सबसे ज्यादा आपके लोहे की मात्रा आपके किस में आ रही है, आपकी मैग्नेटाइट में आ रही है, पहली चीज। तो मैंने आपको समझाया था 1 लीटर आपका प्योर दूध है, ठीक है, 1 लीटर आपका प्योर दूध है, और एक जग हमने भर लिया, एक जग में हमने दूध भरा और उसमें हमने दूध भर दिया, ये प्योर है। और इतना ही बड़ा फिर एक जग लिया हमने आपका, और उसमें से आपका 200 ग्राम दूध निकाल के आपका 200 ग्राम क्या मिला दिया आपने, पानी मिला दिया। अब पानी मिला दोगे तो आपका बताइए वजन किस में ज्यादा होगा, अगर हम इनका तोल करते हैं तो दूध वाले में, प्योर चीज में वजन होगा या नहीं होगा, सोने में वजन होता है या नहीं होता, आपका होता है, पारे में वजन होता है या नहीं होता। शुद्ध जो चीज होती है उसमें हमेशा आपका वजन क्या होता है, आपका ज्यादा। जैसे जैसे आपकी अशुद्धियां मिलती जाएंगी वैसे वैसे वजन आपका क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। तो वजन को हम क्या बोलते हैं, भार, और भार को हम क्या बोलते हैं, लोड। और लोड क्या है, नीचे से आपका निकाल रहे हैं अपन स्टोन, पत्थर, चूना, जो भी अपन निकाल रहे हैं उसी में से तो निकल रहा होगा आपका लोहा अंदर से। तो इसीलिए आपको इसको लोड स्टोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आपका लोड स्टोन के नाम से आपको इसको जाना जाता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, आपका चुंबक, मैग्नेट से आपका समझ में आ रहा है, काफी तो बोल देते हैं भाई स्टील से बनाई जाती है, किसी से बनाई जाती है। स्टील की बात करेगा तो जब हम अलग देखेंगे कि स्टील बनाने के लिए कौन सी चुंबक है, लोहे की बात करेंगे तो लोहा के लिए अलग बात हो गई। लोहा अयस्क की बात करता है कि आपका कौन सा लोहा अयस्क जो है वो आपके चुंबक बनाने में आपका प्रयोग, मैग्नेट से आपको पता चल ही रहा होगा, मैग्नेट से आपका क्या होगा, मैग्नेटाइट बनता है। तो हम कह सकते हैं आपका चुंबक बनाने में जो आपका लोहा प्रयोग में लिया जाता है वो आपका कौन सा होता है, लोहा अयस्क आपका मैग्नेटाइट। अब कहानी चोर की आ जाती है, सबसे बड़ा चोर बैठा हुआ है यहाँ, यह आपका पायराइट। मैंने आपको समझाया था
कि भाई आप अगर कोई प्लांट लगाते हो तो यही तो सोचोगे भाई यहाँ ज़्यादा लोहा निकल रहा है, अब वहाँ सब मामला खेल खत्म। वहाँ उसमें से आपने 100 किलो का पिंड निकाला, 40 किलो आपका लोहा निकला और 60 किलो क्या निकल रही हैं आपकी अशुद्धियाँ। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपका इसमें करेगा, लेकिन ये तो कह रहा है मैं तो लोहा इसको करो मेरे से लोहे की प्राप्ति आप, ऐसा थोड़ी होता है। ये आपका झूठ बोल रहा है या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा झूठा सोना या फिर आपके बेवकूफ़ों का सोना आपका किसको कहा जाता है, तो ये आपका पायराइट जो होता है इसे आपका झूठा सोना या फिर हम क्या बोल देते हैं आपका बेवकूफ़ों का सोना आपका कहा जाता है, का सोना या फिर आपका बेवकूफ़ों का सोना आपका कहा जाता है। तो यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया धारीराम, आ रही है समझ में? हम्म, चलो ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। अब देखिए आप आगे के पॉइंट पर चलते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या बनेगा, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई सबसे उत्तम किस्म का लॉयस कौन सा है और सबसे घटिया किस्म का आपका लॉयस कौन सा है, पूछ तो सकता ही है, इतने सारे लॉयस हैं। तो देखिए आपकी अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखिए सबसे घटिया कौन सा होगा, जो झूठा होगा वो सबसे घटिया होगा। भाई घटिया लोगों के घटिया काम, सबसे घटिया किस्म का आपका कौन सा होता है, आपका आपका पायराइट होता है सबसे घटिया किस्म का। और अगर हम बात करें कि सबसे उत्तम किस्म का कौन सा होता है, तो सबसे उत्तम किस्म का कौन सा होगा दोस्तों, जिसमें आपकी प्योरिटी होगी, शुद्धता ज़्यादा होगी, वो आपका सबसे अच्छा होगा। सबसे उत्तम किस्म का आपका लौह अयस्क जो होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका किस्म का आपका लौह अयस्क जो होगा वो आपका मैग्नेटाइट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका बदल जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि भाई उपयोग की दृष्टि से उत्तम किस्म का कौन सा है, तो क्वेश्चन चेंज। देखिए क्वेश्चन समझना आप, उपयोग की दृष्टि से आपका उत्तम किस्म का आपका लौह अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट। क्यों, उसका रीजन देखिए, ये तो उत्तम किस्म की बात करें तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन उपयोग की दृष्टि से उत्तम किस्म की बात करें तो आपका उपयोग की दृष्टि से उत्तम किस्म का आपका जो लौह अयस्क होगा, उपयोग की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी प्रकार से और करने को लोग बागों ने मैग्नेटाइट कर दिया है ना, केवल एक चीज आगे लगा दी, उपयोग। उपयोगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब उपयोगी नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या है भाई। वैसे जैसे अपने बूढ़े बड़े होते हैं है ना, उनका मन करता है कि भाई हम सेब खा लें, है ना, मक्का खा लें, मन तो बहुत करता है। अब वो क्या, उनके दांत तो होते ही नहीं है, मन क्या क्या बने, है ना। तो वही कंडीशन आपके यहाँ हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है कि भाई मैग्नेटाइट उत्तम तो है लेकिन हमारे पास है ही नहीं, हमारे भारत में मिलता ही नहीं है, इसकी खाने आपके बहुत कम होती हैं। तो आप ऐसे लोहे का निष्कर्षण कैसे करोगे और फिर उसके आप पार्ट कैसे बनाओगे? बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ जो चीज मिलती है हम उसी को तो कर सकते हैं भाई, बूढ़े बड़े चीकू ही खा सकते हैं, उनको पता है, या फिर अंगूर खा सकते हैं, नहीं तो जो नरम चीजें होती हैं उनको वो आपके खा सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे भारत में जिसकी खाने पाई जाती हैं सर्वाधिक वो आपके हेमेटाइट की पाई जाती हैं। तो हम इसी से आपके लोहे का निष्कर्षण करते हैं। भाई हमने कह दिया कि भाई मैं तो एक कांसे की थाली में ही भोजन करूंगा, नहीं करूंगा। अब घर पे है ही नहीं कांसे की, तो कहाँ से करोगे, अच्छी तो वही रहती है, लेकिन हम बनाते किसके, स्टील के या एल्यूमिनियम के। उसका रीजन है क्योंकि स्टील हमारे पास आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ता पड़ता है, तो हम उसका उपयोग करते हैं। नहीं, पहले राजा महाराजा तो सोने की थाली में खाते थे, उससे उनको एनर्जी मिलती थी, है ना। कि सोने में आपका क्या है, एनर्जी तो होती है, लोग बाग स्वर्ण भस्म भी ले लेते हैं, है ना। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं उपयोग की दृष्टि से अगर उत्तम किस्म का आपसे पूछा जाए तो उपयोग की दृष्टि से आपके उत्तम किस्म का जो आपका लौह अयस्क होगा वो आपका कौन सा होगा दोस्तों, आपका हेमेटाइट। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। आगे चले अपन, अब देखते हैं इनसे अपन, देखिए औरों से तो हमें मतलब क्या है, हमें मतलब है हेमेटाइट से। हमने आपका जमीन में से हेमेटाइट अयस्क बाहर निकाल लिया, अब हमें इसका शुद्धिकरण करना है क्योंकि इसमें 30% तो अशुद्धियां हैं, क्योंकि 70% ही क्या है आपका लोहा है। अब इसमें हो सकता है आपके मैग्नीशियम, आपके क्रोमियम, निकिल, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके मिली, धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं आपके, फास्फोरस भी हो सकता है आपका, सिलिकॉन भी हो सकता है। तो उनकी मात्रा को हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी मात्रा को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले धूल मिट्टी के कणों को तो अपन धो धा के और उसको पीस पास के बाहर निकाल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपके नहीं निकलेंगे धोने के साथ साथ, फिर और भी आपने भर्जन, निस्तापन, झाग पिलवन, ये विधियां 10th क्लास में पढ़ी होंगी, हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट उनको क्या करेंगे, आपका
अरे बोलो क्या करेंगे, भट्टी में डालेंगे, ठीक है। और भट्टी में डालने के पश्चात कुछ नहीं होता, भट्टी में डल गया एक बार तो डल गया, फिर उसका आपका शुद्धिकरण हो गया। ये मान के चलो कि अगर भट्टी में आपका मटेरियल गया तो उसका शुद्धिकरण हो गया। अगर उस भट्टी से काम नहीं चले तो फिर दूसरी भट्टी में डालो, और ज़्यादा शुद्धिकरण हो जाएगा। और ज़्यादा चाहिए तो फिर तीसरी भट्टी में डालो। भाई एक भट्टी से काम अगर नहीं चल रहा है तो आप दूसरी में डालो, और दूसरी से नहीं चल रहा है तो तीसरी में डालो, और उसका शुद्धिकरण आपका क्या होगा, आपका होता जाएगा। और आपको टेम्परेचर भी मैनेज करना पड़ेगा। भाई टेम्परेचर सबके अलग अलग होने चाहिए, जितना आपके भट्टी का ताप ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो आपके एक्यूरेसी देगी। तो चलिए, हमारे पास में दोस्तों, हमारे पास में था आपका अयस्क ले लिया हमने, मान के चलो आपका कौन सा ले लिया हमने, आपका हेमेटाइट अयस्क ले लिया। इस अयस्क के साथ हमने आपका क्या मिलाया, आपका कोयला मिलाया। क्या मिलाया, आपका कोयला, और कुछ मात्रा में आपका फ्लक्स मिलाया। और इसको तीनों को मिला के आपके इसका जो अनुपात रखा हमने आपका, वो आपका कितना रखा, आपका 2:4:1। इस अनुपात में हमने क्या किया, इनको मिला के एक भट्टी के अंदर डाला, और उस भट्टी का जो नाम था, उस भट्टी का नाम था दोस्तों आपके बात्या भट्टी। कौन सी भट्टी थी आपकी, बात्या भट्टी। और इसी को अपन ब्लास्ट फर्नेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका ब्लास्ट फर्नेंस, या फिर इसी को आपका दमन भट्टी के नाम से आपका जाना जाता है। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चीज तो ये की है, पर नाम आपके क्या है, इसके आपके अलग अलग है। ये निम्मी में है, ये इंग्लिश में है, और ये हिंदी में है ना। तो तीनों नाम आपके सामने। इस अनुपात में मिलाकर आपने इसको भट्टी में डाला, और इसमें हमने इसको गर्म किया, तो कुछ अशुद्धियां आपके इसकी दूर हुई, ठीक है। क्या हुई, आपकी अशुद्धियां दूर हुई। और हमने देखा कि इसमें आपके जो लोहे की मात्रा आपके निकल के आई, फिर हमने चेक किया इसको कि भाई कितना लोहा है अब इसमें। तो हमने देखा इसमें आपके लोहे की जो मात्रा निकल के आई दोस्तों, वो आपके कितनी 92% से लेकर आपके 94% तक। कितने तक, आपके 92% से लेकर आपके 94% तक आई। अब इसमें क्या था कि भाई आपके कुछ सिलिकॉन, फास्फोरस और आपके कार्बन ये कंबाइंड रूप में थे, तो ये आपका बहुत हार्ड था, बहुत ज्यादा आपका कठोर था। अगर इसके आपने जैसे तैसे करके आपने ना, तो इसको आप पीट सकते थे, पीटेंगे तो वो टूट रहा था, तो पार्ट कैसे बनेगा। ना आप इसको क्या कर सकते थे, आपके ना इसमें पेच ठोक सकते थे, पार्ट बना भी दिया जैसे तैसे करके, तो उसमें आप पेच नहीं लगा सकते, टूट गया तो फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा। अगर आपने मान के चलो कोई ट्रैक्टर का आपका एक्सल बना दिया, और अगर वो टूट गया, ट्रैक्टर को फेंकना ही पड़ेगा आपको, भाई वो जुड़ तो सकता नहीं है ना। तो इसमें ये सारे बहुत सारे आपके गुण नहीं थे, इसीलिए हमने क्या किया, भाई ये आपके रॉ मटेरियल के लिए हमने यूज में ले लिया, जिसे हम आपके कच्चे लोहे के नाम से जानते हैं। काम नहीं करेंगे, इसका कोई भी पार्ट नहीं हम बनाएंगे, इसको हमने किस नाम से रख दिया, आपका कच्चा लोहा आपका नाम रख दिया, जिसे हम आपका पिग आयरन के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आई। लेकिन आपने सोचा कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी तो है ना कि हो क्यों रहा है, कोई कारण भी तो होगा भाई, क्यों नहीं बना पा रहे हैं इसके पार्ट। तो इसके पार्ट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इसमें आपके 6 से लेकर 8% इसमें क्या है, मिलावट है। इस मिलावट को कम करना पड़ेगा, इसका और शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो और शुद्धिकरण के लिए इस भट्टी का आपका तापमान तो कम था, इस भट्टी का जो टेम्परेचर था वो आपका 1600 से लेकर आपके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। तो अब हमें इसको उच्च ताप वाली भट्टी में क्या करना पड़ेगा, आपका गर्म करना पड़ेगा। अब उच्च ताप की भट्टी हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ से इतना शुद्ध होके आ गया, भाई एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे तो शुद्ध होगा आपका। तो फिर अब हम इसको उठाते हैं, किसको, कच्चे लोहे। और यहाँ से हमने आपका कच्चा लोहा उठाया, आपका पिग आयरन, और कच्चा लोहा को आपका उठा के, और इसके साथ में वही हमने आपका कोयला मिलाया, और इसके साथ में आपका क्या मिला दिया, आपका फ्लक्स मिला दिया। अनुपात वही रहेगा आपका 2:4:1। अर्थात आपने अगर 2 किलो आपका कच्चा लोहा लिया है तो 4 किलो उसके साथ में कोयला, और आपका 1 किलो क्या मिलाना पड़ेगा, आपका फ्लक्स। फ्लक्स एज आपका अशुद्धि होता है। फ्लक्स की बात करें, जैसे आपकी हड्डियां होती हैं, अगर खुली हवा में आप उनको पटक दो तो वो आपके 6 महीने में गलेगी, है ना। अगर उसके ऊपर आप नमक डाल दो तो वो 2 महीने में पिघलेगी। तो आप क्या चाहोगे कि भट्टी के अंदर 3 घंटे लगे या 1 घंटा लगे, आपका 1 घंटा लगना चाहिए। तो उसके लिए कुछ उसमें आपके चारकोल वगैरह, चूना पत्थर, इस प्रकार के आपके अशुद्धि मिला दी जाती है, जिससे वो आपका तुरंत क्या होता है, कम समय में आपका क्या हो जाता है, वो आपका मेल्ट हो जाता है, आपका पिघल जाता है। ये होता है आपका फ्लक्स। 2:4:1 में हम इसको क्या करते हैं, आपका पिघला दिया जाता है। और इस अनुपात में पिघला कर एक हमने बहुत अच्छी, इससे भी बढ़िया भट्टी थी, भाई ये थोड़ी सी कमजोर भट्टी थी, फिर हमने आपके थोड़ी सी बढ़िया भट्टी ली,
उस भट्टी का नाम हमने क्या रखा आपका, क्यूपोला। कौन सी भट्टी ली हमने, आपके क्यूपोला भट्टी ली, और इसका टेम्परेचर उच्च था और इसमें गर्म करके आपके पिघलाया तो फास्फोरस था, आपका कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकला। ठीक है, इसी प्रकार से सल्फर था, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना, मतलब कुछ अशुद्धियां जो गैस से युक्त थी वो भी इसमें से धीरे धीरे क्या होने लग गई आपकी, बाहर। और ये आपका शुद्ध होके आया यहाँ से। तो हमने देखा आपका इसमें आपके जो लोहे की मात्रा आपके प्राप्त हुई, ठीक है, लोहे की जो मात्रा थी दोस्तों वो आपके कितनी थी, आपकी 96% से लेकर आपके 98% तक आपका क्या था, आपका लोहे की मात्रा थी। 98% तक आपका लोहा प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी आपको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी तो 2% आपके क्या है, इसमें अशुद्धियां हैं। तो देखिए इस लोहे को क्या करते हैं अपन, इस लोहे के द्वारा इसके हम पीट कर तो पार्ट नहीं बना रहे थे भाई, इस लोहे के अपन पीट कर तो पार्ट नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये भी कठोर है, ये तो बहुत ज्यादा कठोर था, थोड़ी सी कठोरता कम की तो ये बन गया आपका। लेकिन इसमें आपके ऐसे गुण थे कि इसको हम पिघलाकर और सांचे में डाल के इसके क्या कर सकते थे अपन, पार्ट आपके बनाए जा सकते थे। बात क्लियर है? तो जब हम डालकर पार्ट बना रहे हैं तो इसके डालकर ही पार्ट बनाए जाएंगे, इसीलिए इसको हमने आपका क्या नाम दे दिया दोस्तों, आपका डलवा लोहा। कौन सा नाम दे दिया आपका, डलवा लोहा आपका नाम दे दिया यहां से। तो ये होता है आपका कास्ट आयरन, इसको हम बोल देते हैं CI या फिर आपका कास्ट आयरन कह दिया जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कास्ट आयरन हमने आपका प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने सोचा कि भाई अभी हम इसको पीट नहीं पा रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लोहा चाहिए जिसके हम पीट कर पार्ट बना सकें। और पीट जब सकते हो जब वो आपका नरम होगा, भाई कड़क को पीटोगे तो वो तो पिटने वाला टूट जाएगा, वो तो पिटेगा नहीं, है ना। तो नरम होगा आपका। नरम कब होगा, जो चीज आपके जितनी ज्यादा शुद्ध होगी उतनी ज्यादा नरम होगी। सोना आपका शुद्ध होता है या नहीं होता, तो आपको पता है 1 ग्राम तार में आपके लगभग 1 ग्राम टुकड़े में आपके कितना 2 किलोमीटर लंबा आपका तार खींचा जा सकता है, पीटा जा सकता है, तभी तो खींचा जा सकता है, नहीं तो टूट जाता है आपका। तो वो शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी शुद्धता को और बढ़ाया जाए, और एक हमने आपके उच्च तापमान वाली भट्टी ली, और उच्च तापमान वाली भट्टी को हमने क्या किया दोस्तों, आपका यहां पर फिर हमने कास्ट आयरन को लिया। किसको लिया आपका, देखिए कास्ट आयरन को भी हमने ऐसा बनाया था क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्ट बनाए जाते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर भी हमने क्या किया, इसमें एक आपका ऐसा लोहा था आपका व्हाइट कास्ट आयरन। ठीक है, इसके प्रकार है जिनमें से मैं आपको बता दूंगा, अभी ये अपन पूरा पढ़ेंगे, फिलहाल अपन समझने के माध्यम से। इसमें कास्ट आयरन लिया, लेकिन वो कौन सा था आपका, व्हाइट कास्ट आयरन। कौन सा था आपका, व्हाइट कास्ट आयरन लिया, श्वेत ढलवा लोहा। और श्वेत ढलवा लोहा को हमने क्या किया दोस्तों, आपके चारकोल के साथ मिलाया। किसके साथ में, आपका बात मत करो, चारकोल के साथ में मिलाकर, और आपके फ्लक्स मिलाकर, सॉरी कोक मिला दिया। क्या मिला दिया आपका, कोक। चारकोल और कोक मिलाकर व्हाइट कास्ट आयरन के साथ हमने क्या किया, आपके किस भट्टी में डाल दिया दोस्तों, आपका यहां पर हमने डाल दिया आपके पुंडलिंग भट्टी में। कौन सी भट्टी में, आपका पुंडलिंग भट्टी। इसी भट्टी को आपके परावर्तनी भट्टी के नाम से जाना जाता है, और इसका टेम्परेचर आपका बहुत उच्च होता है। ठीक है, और इस भट्टी से जो आपका लोहा प्राप्त हुआ हमारे पास में, वो लोहा कौन सा था दोस्तों, आपका भाई इसमें से हमने देखा कि आपके कितना था, इसमें आपके लोहे की जो मात्रा थी दोस्तों, आपके 99.85% थी। कितनी थी आपकी, 99.85% आपका हो गया। आप 100% तो आपके शुद्धता नहीं होती किसी भी चीज, 100% कैसे हो सकती है आपकी शुद्धता, नहीं हो सकती। इसीलिए हमने क्या किया, आपका 100% कोई चीज ही नहीं है इसमें दुनिया में आज के टाइम पे, 100% कुछ नहीं होता है। 100% हो गया तो इसका मतलब भगवान है, 100% का मतलब भगवान है। तो थोड़ी बहुत मिलावट जरूरी है। जैसे कि हम सीमेंट की गुणवत्ता को कम करने के लिए राख मिलाते हैं, वो तो वहीं से मिल के आती है। सर आप यहाँ पे बजरी 8/1 का मिला देते हो, है ना, तो वो वाली बात है। तो सारी चीजें आपके चलती रहती। हाँ, अरे अलग अलग उनके कारीगर, कोई 8/1 का, कोई 10-16/1 का भी बनाते हैं, है ना। तो देखिए आपका लोहे की मात्रा इतनी आ गई हमारे पास में, तो हमारा आपका जो लोहा है, आपका कास्ट आयरन है, वो हमने आपका और शुद्ध किया।
और शुद्ध करने के पश्चात हमें आपका क्या है, इस लोहे को आपका बहुत शुद्ध कर दिया, तो इसमें से अशुद्धियां दूर, तो नरम हो गया, और नरम हो गया तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते थे, आपका पीट सकते थे, और जो आप चाहते थे वो हो गया, पीट सकते हैं। तो इसीलिए इसको आपका पिटवा लोहा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आपका पिटवा लोहा के नाम से आपका जाना जाता है। अर्थात इसको हम बोल देते हैं आपका रॉट आयरन, इसको क्या कह दिया जाता है, आपका रॉट आयरन के नाम से आपका जाना जाता है। इसको हम बोलेंगे WI, इसको हम बोलेंगे आपका CI, और इसको हम बोलेंगे PI। ठीक है, 3 प्रकार के लोहा होते हैं अपने, और तीनों प्रकार के लोहा हमने आपके कंप्लीट कर। अब हम पढ़ेंगे आपके कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, इनके बारे में आप विस्तृत ज्ञान लेते हैं कि आपके किस प्रकार से आपका प्राप्त किया जाता है। देखिए, हमने आपका अयस्क से आपका क्या प्राप्त किया, आपका अयस्क से हमने प्राप्त किया दोस्तों आपका क्या, आपका कच्चा लोहा। क्या प्राप्त किया, आपका कच्चा लोहा। अब ढलवा लोहा हम अयस्क से प्राप्त नहीं करेंगे, ढलवा लोहा को हम किससे प्राप्त करते हैं, आपका कच्चे लोहे से। किससे प्राप्त किया जाता है, आपका कच्चे लोहे से आपका डलवा लोहा, और डलवा लोहा को और शुद्ध किया तो आपका क्या मिल गया हमें, आपका पिटवा लोहा। अगर आप पिटवा लोहा को और शुद्ध करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी स्टील। समझ रहे हो बात में, ये स्टील का जो चैप्टर है वो आगे बात करेंगे, अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास में कच्चे लोहे को हम थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं। हमारे पास में जिनके पार्ट बनाए जाते हैं आपके ढलवा लोहा और पिटवा लोहा की हम आपके बात करते हैं कि ढलवा लोहा और पिटवा लोहा आपके क्या होते हैं, इनमें क्या बेसिक अंतर होता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जनरली आपका अंतर हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, आपके ढलवा लोहा की हम बात करते हैं, आपके एक तरफ है ढलवा लोहा और एक तरफ है पिटवा लोहा। एक तरफ है ढलवा लोहा और एक तरफ है आपका पिटवा लोहा। तो चलिए, एक तरफ हमने ले लिया दोस्तों आपका ढलवा लोहा, ठीक है, और एक तरफ ले लिया हमने आपका क्या, पिटवा लोहा। 2 लोहा हो गए जो हमने आपके शुद्धिकरण करके आपके प्राप्त किए थे, जिनसे हम क्या करते हैं, आपके पार्ट बनाते हैं। इसको हम बोल देते हैं आपका रॉट आयरन। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, आपका रॉट आयरन कहा जाता है आपका, और इसको आपका कहा जाता है आपका कास्ट आयरन, अर्थात आपका ढलवा लोहा कहा जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका ढलवा लोहा आपका कहा जाता है। तो इनमें हम अंतर स्पष्ट करते हैं कि आपका क्या अंतर होगा आपका। तो देखिए, सबसे पहला अंतर हम देखते हैं कि कास्ट आयरन। भाई, जो बेसिक आपकी चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा, जो आपका कास्ट आयरन है वो आपके किस भट्टी से आपका प्राप्त किया जाता है। अगर मैं भट्टी की बात करूं तो आपको पता है कौन सी भट्टी से, क्यूपोला भट्टी से आपका प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्यूपोला भट्टी से आपका क्या किया जाता है, आपका प्राप्त किया जाता है। और अगर इसकी अगर मैं बात करूं आपके, तो इसकी भट्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका पुंडलिक भट्टी, या फिर इसको हम बोल देते हैं आपका कौन सी भट्टी, आपकी परावर्तनी भट्टी से आपका क्या किया जाता है, आपका प्राप्त किया जाता है, परावर्तनी। ठीक है, तो देखिए आपका अभी अपन बेसिक अंतर की बात कर रहे हैं, इनका प्रोसेस भी देखेंगे कि भट्टी में से किस प्रकार से आपके निकाली जाती हैं, कैसे बनाया जाता है, इनके नाम ऐसे क्यों पड़े, उन चीज़ों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, भट्टी के बाद में इसमें आपके लोहे की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है कि आपके लोहे की मात्रा आपके कितनी होती है। तो इसमें आपके लोहे की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो आपके कितनी होती है, आपकी 94% से लेकर आपके 96% से लेकर आपके कितने 98% तक आपका क्या होता है, आपका लोहा होता है। इसकी अगर मैं लोहे की बात करूं तो इसमें आपका लोहा थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि शुद्ध होता है आपका। तो इसमें आपका लोहे की जो मात्रा होती है आपके 99.85% होती है। तो इसमें फिर आपके कार्बन की मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिटवा लोहा में आपका कार्बन कितना होता है ना। तो कार्बन जो होता है दोस्तों, इसमें आपका कितना होता है, आपका 0.02% से लेकर आपका कितना होता है, आपका 0.015%, सॉरी 0 नहीं 15% तक आपका क्या होता है, आपका होता है। ठीक है, 15% तक आपका क्या होता है, आपका 0.15% आपका कार्बन पाया जाता है। और कार्बन की मात्रा आपके जितनी ज्यादा होगी, लोहा आपका उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका कठोर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, यहाँ से अब बात कर लेते हैं कि इसके गलनांक की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका आपका गलनांक कितना होता है आपका, तो इसके गलनांक की अगर हम बात करें तो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपका कितना होता है, आपका 1250 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होता है गलनांक। अर्थात इतने टेम्परेचर पर आपका ये क्या हो जाता है, आपका
पिघल जाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, जो चीज आपके जितनी ज्यादा शुद्ध होगी वो आपके उतने ही ज्यादा लेट क्या होगी, आपकी पिघलेगी। अगर पूर्णतः लगभग आपके सही तरीके से अगर शुद्ध है तो उसको पूर्णतः आपका पिघलाया नहीं जा सकता। पिघलाने का मतलब है आपने पिघलाया, एक तो पानी की तरह हो गया और एक आपका पानी की तरह पिघला, मतलब गाढ़ा रह गया आपका, और एक आपका कैसा रह गया, आपका पानी की तरह हो गया। तो मतलब इसको हम पूरी तरीके से आपका पिघलाया नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, ये आपका गाढ़ा रहता है, क्योंकि शुद्ध चीज है, उसको पिघलाना आपके बस की बात नहीं है। तो शुद्ध चीज तो गाढ़ी होगी या नहीं होगी आपके, और जिसमें अशुद्धियां मिल जाएंगी वो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी आपकी। ठीक है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं आपका, तो इसके आपके गलनांक की अगर हम बात करें तो इसका जो गलनांक होता है दोस्तों वो आपका कितना होता है, आपका इसका गलनांक होता है 1550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपके 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका क्या होता है, आपका गलनांक होता है। एक और खास बात कि इसको आपके पूर्ण रूप से कभी भी हम आपका नहीं पिघला सकते। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका इसे आपके पूर्ण रूप से क्या नहीं किया जा सकता, आपका पिघलाया नहीं जा सकता। इसको पूर्ण रूप से आपका पिघलाया नहीं जा सकता, पिघलाया नहीं जा सकता है, इसको आपके पूर्ण रूप से नहीं पिघलाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट देखिए आप, इसकी हम बात कर लेते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या बनेगा, देखिए इस लोहे में क्या था, ये थोड़ा सा कठोर था और भंगुर था आपका, इसीलिए हम इसको पीट नहीं पा रहे थे। तो हम इसकी खासियत देखते हैं आपके, इससे आपका क्या है, यह है आपका कैसा था, आपका हार्ड। हार्ड का मतलब समझ गए ना, कठोर। वह आपका कैसा होता है, आपका भंगुर होता है। कैसा होता है, आपका भंगुर होता है। अब इसी के कारण तो नहीं पीट पा रहे, नरम होता तो पीट लेते। पीट तो इसको सकते हैं क्योंकि इसमें से कार्बन की मात्रा गायब, और कार्बन गायब तो कठोरता आपके कम हो गई, और कम हो गई तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आपका पीटा जा सकता है। तो इसमें आपका क्या है, आपका इसमें कौन सा होगा भाई, जिसको हम पीट सकते हैं तो वो आपका बढ़ सकता है। चद्दर भी बनाई जा सकती है, तार भी बनाए जा सकते हैं। मतलब तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं, चद्दर बनाने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, मैलियाबिलिटी। और एक डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, किसी चीज को आपके पतले तार के रूप में बदलना आपके डक्टिलिटी कहलाती है, और चद्दर के रूप में बदलना वो आपके आघात वर्धनीयता। मतलब चोट लगाने पर जो आपका बढ़ता है, आघात वर्ध। आघात वर्ध का मतलब होता है, आघात का मतलब चोट लगाना, और वर्ध का मतलब होता है आपका बढ़ना। तो इसमें आपके कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, इसमें आपके तन्यता का गुण पाया जाता है, वह आपका कौन सा गुण पाया जाएगा, आपका आघात वर्धनीयता का आपका गुण पाया जाता है। ठीक है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं आपका, इसमें देखिए इसमें आपके जो आपका माइनस पॉइंट था वो आपका क्या था, इस पर आपके जंग लग जाती है। क्या लग जाती है आपकी, इस पर आसानी से आपके क्या लग जाएगी, आपकी जंग लग जाएगी। भाई जंग और बीमारी उसी को लगती है, प्यार में और जंग में। प्यार में जंग होती है, प्यार आपका एक प्रकार से अशुद्धि है, जो शुद्ध होता है उसको तो जंग होती नहीं है, वो तो अपना अकेला मस्त है ना। तो अब आपका देखिए इस पर आसानी से जंग लग जाती है, क्योंकि इसमें आपके अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा होती है। यह आपके लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, यह लोहे का क्या होता है, आपका शुद्ध रूप होता है। कैसा रूप होता है, आपका लोहे का आपका शुद्ध रूप होता है। तो आपके आसानी से क्या नहीं लगती आपकी, तो आसानी से क्या नहीं लगती आपकी, जंग नहीं लगती। आसानी से क्या नहीं लगती है आपके दोस्तों, जंग आपके नहीं लगती। ठीक है। आसानी से क्या नहीं लगती है आपकी, जंग नहीं लगती है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, शुद्ध है तो इसीलिए नहीं लगती आपके जंग इसमें, है ना। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, इस पे और क्या था आपका, इसका भार किसका ज्यादा होगा, इसका या फिर आपके इसका। भाई रॉट आयरन है, शुद्ध है तो इसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसका जो घनत्व होता है आपका, भाई जैसे इसके घनत्व की बात करें तो इसका जो घनत्व होता है आपका वो कम होगा, है ना। घनत्व पे ही तो भार डिपेंड करता है, 7.7 होता है। और इसका जो घनत्व होता है वो आपका कितना होता है, आपका इसका घनत्व होता है दोस्तों आपका कितना, 7.8 होता है। कितना होता है आपका, 7.8 होता है। ठीक है। तो यह हल्का होगा आपका, कैसा होगा आपका हल्का, और यह कैसा होगा आपका भारी होगा। कैसा होगा आपका भारी। दूसरा हम क्या कर रहे थे दोस्तों, अब हम आगे का पेज ले लेते हैं। तो देखिए इधर हमारे पास में क्या हो गया आपका CI कास्ट आयरन, और इधर हो गया अपने पास में रॉड। इस पर ये आपका ज्यादा कठोर था,
इसीलिए इस पर आपके क्या नहीं किया जा सकता था, ना तो हम इसको पीट सकते हैं, पीटने की क्रिया फोर्जिंग कहलाती है, पीटने की क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। और ना ही इस पर आपके रिबिट ठोकी जा सकती हैं, पेच लगाए जा सकते हैं, तो ना ही इस पर रिफ्टिंग का कार्य किया जा सकता है, और ना ही इस पर आपके बेल्डिंग का कार्य किया जा सकता है। तो भैया पार्ट टूट गया तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमारे पास समस्या का विषय था। तो हम कह सकते हैं इस पर आपके क्या होता है, आपका इस पर फोर्जिंग, आपके रिवेटिंग व आपके बेल्डिंग का कार्य नहीं किया जा सकता, बेल्डिंग का कार्य नहीं किया जा सकता, कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन हालांकि हमने इसमें बहुत सुधार किए भाई, इसमें हमने क्या किया, आपके सुधार किए तो बेल्डिंग योग्य भी बना लिया, हम इसको सुधार भी करेंगे भाई, इसमें जो त्रुटियां हैं उनको हम क्या करेंगे, आपका सुधारेंगे, ऐसा भी बनाएंगे जिस डलवा लोहा को हम पीट सकें, ऐसा भी बनाएंगे जिस पर बेल्डिंग भी कर सकें, और ऐसा भी बनाएंगे जिस पर पेच भी ठोके जा सके। वो तो आगे की चीजें हैं, फिलहाल तो इसमें अवगुण देख लेते हैं कि क्या क्या आपके अवगुण है। और ये तो आपका नरम है, तो नरम है तो इस पर आपके फोर्जिंग भी की जा सकती है, मशीनिंग भी की जा सकती है, और आपके इसको क्या किया जा सकता है, आपका रिविट भी ठोकी जा सकती है, बेल्डिंग भी की जा सकती है ना। अगर इस पे आपसे पूछ ले कि आपके कौन सी बेल्डिंग की जाती है, तो मैंने आपको गैस वेल्डिंग बताई थी, आपको गैस वेल्डिंग की आपके कौन सी 3 ज्वालाएं बताई थी मैंने आपको, एक तो आपके कौन सी ऑक्सीडाइजिंग, एक कार्बोराइजिंग और एक न्यूट्रल। तो हमेशा लौह धातुओं पर आपके उदासीन ज्वाला का आपका प्रयोग किया जाता है। तो इस पर हमने ऐसा लोहा बना लिया था जिस पर हम वेल्डिंग कर सकें। फिलहाल ये क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आगे आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, आपका अगला पॉइंट देखिए आप, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। इस पर आपके कौन सी वेल्डिंग की जा सकती है, आपके गैस वेल्डिंग की जाती है। कौन सी वेल्डिंग की जाती है, आपकी गैस वेल्डिंग की आपके उदासीन ज्वाला का आपका प्रयोग किया जाता है, उदासीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, उदासीन ज्वाला का हमने आपका प्रयोग कर लिया। तो इस पे तो सारे ही काम किए जा सकते हैं भाई, इस पर आपके क्या किया जा सकता है, आपका फोर्जिंग और आपके रिवेटिंग व आपके क्या किया जा सकता है, अपने बेल्डिंग, ठीक है, रिवेटिंग और बेल्डिंग का कार्य आपका किया जा सकता है, का कार्य किया जा सकता है। तो अब इस पर कौन सी वेल्डिंग करते हैं भाई, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, रॉट आयरन है, नरम है, तो इस पर हम कौन सी वेल्डिंग करते हैं। तो इस पर आपकी एक वेल्डिंग होती है फोर्ज वेल्डिंग। कौन सी वेल्डिंग होती है आपकी, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। तो इस पर आपके कौन सी वेल्डिंग की जाती है, आपकी इस पर आपके फोर्ज वेल्डिंग की जाती है, फोर्ज वेल्डिंग। अब देखिए फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है, फोर्ज का मतलब पीटना, ठीक है, गर्म करके किसी चीज को पीटना आपके फोर्जिंग कहलाता है, और फोर्ज का मतलब भी आपका पीटना ही होता है। तो यहाँ पर हम कोई तीसरा उपकरण यूज में नहीं लेते हैं, केवल इनको जैसे मान के चलो, फोर्ज वेल्डिंग हम कैसे करेंगे, फोर्ज वेल्डिंग की जाती है। हम्म हम्म चले अगले पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा आपका, इस भाग पर, इस सॉरी इसमें हम क्या करते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे आपका। तो इसमें क्या हो गया, देखिए इसके दो टुकड़ों को, दो टुकड़े ले लिए जिनको हमें जोड़ना है, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। इसके दो टुकड़ों को हम क्या करेंगे, आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है, आपका ताप पर आपका गर्म किया जाता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं अपन, गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करके फिर एक दूसरे के ऊपर रखकर हम क्या करते हैं, आपका पीटते हैं। गर्म करके एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रख कर क्या किया जाता है, आपका गर्म किया जाता है, वो सॉरी पीटा जाता है। क्या किया जाता है, आपका पीटा जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, फिर ये जुड़ जाते हैं आपस में, क्या होंगे आपके, ये चिपक जाएंगे आपके। तो इसी को हम बोल देते हैं आपका फोर्ज वेल्डिंग। इसको क्या कह दिया जाता है, आपका फोर्ज आपके वेल्डिंग कहा जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका फोर्ज वेल्डिंग आपका कहा जाता है। पॉइंट क्लियर आपका यहाँ तक। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। तो हमने वेल्डिंग का भी कार्य इस पर भी कर लिया और इस पर भी कर लिया।
अब देखिए कोई भी धातु हो उसकी 3 प्रकार की सामर्थ्य हो सकती है। एक तो पीटने वाली, है ना, पीटेंगे तो दबेगा, दबने को हम बोलते हैं संपीड़न। और एक होती है आपके खिंचाव, जिसको हम बोलते हैं तनन सामर्थ्य। और एक होती है काटना, तो उसको हम बोलते हैं कर्तन सामर्थ्य। तो हर धातु में 3 सामर्थ्य पाई जाएंगी, है ना। लेकिन आप देखिए जो चीज शुद्ध होगी उसमें तो समान होंगी सारी चीजें, तो ये तो शुद्ध है, तो इसमें तो आपके तीनों सामर्थ्य, जितना बल लगा के आप पीट रहे हो उतने ही बल से आप खींच सकते हो, इतना ही, और उतने से ही आप काट सकते हो। तीनों काम एक साथ कर सकते हो, मतलब समान रूप है। कैसे? इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी आपके तनन सामर्थ्य, इसकी आपके तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य जो होती है, ठीक है, सॉरी, इसकी संपीड़न सामर्थ्य लेंगे। संपीड़न का मतलब आप समझ गए होंगे, दबाना। भाई मान के चलो 1 वर्ग सेंटीमीटर का आपके पास में ये टुकड़ा है, तो इस पे कितना दबाव लगा सकते हो जब तक ये टूटेगा नहीं। आप 50, 100, 200, 500 कितना लगा सकते हो। तो संपीड़न सामर्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपके 6000 केजी पर सेंटीमीटर होती है स्क्वायर। मतलब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका टुकड़ा है, तो इस पर कितना लोड लगाया जा सकता है? आपका 6000 केजी का आपका लोड लगाया जा सकता है। ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य होती है आपके 6000 केजी आपके पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य। और इसकी तनन सामर्थ्य से, तनन आपके सामर्थ्य से कितनी होती है? आपकी सामर्थ्य से आपकी कितनी? 500 केजी आपके पर सेंटीमीटर आपके स्क्वायर होती है। ठीक है, तनन सामर्थ्य से कितनी ज्यादा होती है? आपकी 12 गुना, 12 पंजे 60, कितनी अधिक हो गई आपकी? 12 गुना आपके क्या होती है दोस्तों? आपके अधिक होती है, 12 गुना आपके अधिक होती। और इसकी तीनों सामर्थ्य जो होती हैं, इसकी आपके कर्तन, आपके तनन व आपके संपीड़न, तीनों सामर्थ्य क्या होंगी दोस्तों? आपके संपीड़न सामर्थ्य आपके समान होती है। समान का मतलब 1250 आपके। इसमें तो हमने देखा कि भाई संपीड़न तो कब टूटेगा? दबाने पर आपका, जब आपका 6000 केजी का आप बल लगाओगे। किस पर? 1 पर। ये 1/1 का आपका टुकड़ा है, इस पर आप कितना लगा रहे हो? आप 6000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका टुकड़ा लगा रहे हो। ठीक है, और आपके 500 कितना लगा सकते हो? 500 आपका खिंचाव बल लगाया जा सकता है, मतलब 500 तक खींच सकते हो। 500 से 1 भी किया आपका टूट जाएगा, आपका 500 तक आपका नहीं टूटेगा। इसकी अगर कर्तन व तनन सामर्थ्य या संपीड़न सामर्थ्य की बात करूं तो लगभग आपके 1250 होती है। कितनी होती है आपकी? 1250 होती है। ठीक है, तो इसकी आपके इतने पर ही तो आपका खींचा जा सकता है, इतने पर ही आपका दबाया जा सकता है, इतने ही बल से आपका क्या किया जा सकता है? आपका काटा जा सकता है। तो ये आपके कुछ इसमें आपके बेसिक अंतर थे। दूसरी बात, इसमें आपका कार्बन की मात्रा आपके बहुत कम पाई जाती है ना, तो इसको हार्ड नहीं किया जा सकता, मतलब अलग से हम कठोरीकरण की क्रिया नहीं कर सकते। तो जिसको हम पूरे को कठोर नहीं कर सकते उसको सरफेस हार्ड या केस हार्ड किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका क्वेश्चन ये है, इसे आपका क्या किया जा सकता है? आपका हीट ट्रीट अर्थात हम कह सकते हैं इसको आपके हार्ड एंड आपका टेम्पर किया जा सकता है। हार्ड एंड आपके क्या किया जा सकता है? आपका टेम्पर आपका किया जा सकता है। ठीक है, हार्ड एंड टेम्पर आपका किया जा सकता है, मतलब कठोर बनाया जा सकता है हार्ड एंड टेम्परिंग की क्रिया करके। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे केस हार्ड किया जाता है। भाई इसमें पहले से ही कार्बन नहीं है, तो माइल्ड स्टील, क्योंकि आजकल माइल्ड स्टील के रॉट आयरन के स्थान पर माइल्ड स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये महंगा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे आपका क्या किया जाता है? इसे आपका केस हार्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? आपका केस हार्ड आपका किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपका? ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया आपके दोस्तों। अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा आपका? यहां से हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपका अगला पॉइंट देखिए भाई, इसके तो काफ़ी सारे पार्ट बनाए जाते हैं। इसके आपके मार्किंग टेबल बनाई जाती है, मार्किंग टेबल। ठीक है, आपके बेड बनाए जाते हैं मशीनों के। आपके क्या बनाई जाती हैं? आपके लेथ मशीन का आपका बेड होता है। आपका बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेथ मशीन का आपका बेड होता है आपका। ठीक है, और आपके क्या होंगे? आपके बहुत सारी चीज़ें आपके इसकी बनाई जाती हैं। रॉट आयरन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए उस पर जंग नहीं लगता, तो पानी के जहाज में आपका प्रयोग किया जाता है, पानी के जहाज। ठीक है, दूसरा अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्रेन का हुक होता है ना, आपने देखा होगा क्रेन का जो हुक होता है वो किसका बना हुआ होता है? आपका
इसी का बनाया जाता है, पिटवा लोहा का। किसका बनाया जाता है आपका? पिटवा। क्रेन के हुक जो होते हैं वो भी आपके इसी के बनाए जाते हैं, क्रेन के हुक को। या फिर हम कह सकते हैं आपके पिटवा लोहे के अपने तार बना सकते हैं अपन। पिटवा लोहे के आपके क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने तार, व आपके क्या बनाए जा सकते हैं, आपके चद्दर आपके क्या की जा सकती हैं, आपकी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, पिटवा लोहा के आपके तार व चद्दर बनाई जा सकती हैं। ये तो आपके कुछ थे, इसमें आपके क्या बेसिक अंतर थे आपके, किसमें, आपके पिटवा लोहा और आपके किसमें, ढलवा लोहे। ठीक है।